हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर पूनम शर्मा लेके आई हूँ आपके लिए 12th क्लास फ्लेमिंगो बुक से सेकंड चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग। तो आज हम करने वाले हैं लोस्ट स्प्रिंग चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो गेट रेडी गाइस। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय एनी जंग। Annie Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad। कहते हैं कि जो एनी जंग है, जो लेखिका है, उनका जन्म 1964 ईस्वी में कहाँ पर, रोरकेला में हुआ। और उन्होंने अपना जो बचपन है और एडोलसेंस पीरियड है वो कहाँ पर बिताया, हैदराबाद में बिताया। एंड she received her education in Hyderabad and in the United States of America। कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से प्राप्त की, हैदराबाद से की। और कहाँ से प्राप्त की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, लेखिका के जो माता पिता थे वो भी क्या थे, राइटर थे। एनी जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। कहते हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर उन्होंने अपना कैरियर एक राइटर के रूप में शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर। वो एक एडिटर भी रही हैं और एक कॉलमनिस्ट भी रही हैं। इट मीन दैट एक क्रिटिसाइज करने वाली, समीक्षक कहते हैं जिसको, वो रही हैं। और उसके बाद कह रहे कि सी हैज़ बीन एन एडिटर कॉलमनिस्ट for major newspaper in India and abroad and has authored several books। उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। उन्होंने भारत में रहकर एज ए उन्होंने न्यूज़पेपर में भी काफ़ी काम किया है, एज ए राइटर काम किया है, विदेशों में भी काम किया है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल। कहते हैं कि ये जो चैप्टर है टाइटल लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के छोटा सा एक अंश लिया गया है। ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड जो लेखिका है वो ये बता रही है कि फ्रॉम हर बुक टाइटल, उनकी जो बुक है जिसका टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग से स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ये छोटा सा एक अंश लिया गया है। हियर सी एनालिसिस द ग्रीनिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडम होता है निंदा करना, दीज चिल्ड्रंस टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किस तरीके से यहाँ पर गरीबी का वर्णन करती है, जो ट्रेडिशन, जो निंदा की जाती है कि भाई किस तरीके से लोगों का शोषण किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है। Actually this chapter is divided into two parts. The first part is about a rag pickers and the second part is about the bangle makers. It means that the first part describes the writers about the life of poor rag pickers who have migrated from Bangladesh and have now settled in the Simapuri area of Delhi. The second part describes the miserable life of the bangle makers in the town of Firozabad. तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में क्या कहानी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कहाँ से हमें जो चैप्टर हम उसको शुरू करने वाले हैं। सो गेट रेडी गाइज। लेखिका कह रही है, क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए। कह रही है समटाइम्स, कई बार, आई फाइंड ए रुपीज इन द गार्बेज। कई बार मुझे मिल जाते हैं, 1 रुपया भी मिल जाता है गार्बेज में। अब लेखिका ये बता रही है, किसके बारे में बता रही है लेखिका वर्णन कर रही है उस रैग पिकर के बारे में। एक लड़का है जिसका नाम साहिब ए आलम है, उसके बारे में वर्णन कर रही है कि वो लड़का जब लेखिका को मिलता है तो किस तरीके से वो वर्णन करता है कि उसे गार्बेज में क्या कुछ मिलता है, जो गार्बेज है उसके लिए क्या महत्व रखता है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो सब बातें हैं। तो लेखिका के सामने जब वो लड़का सामने आता है तो किस तरीके से वो बताती है कि किस तरीके से लड़के ने बताया कि मुझे क्या कुछ मिलता है और वो उसकी क्या वैल्यू होती है। तो जो साहिब नाम का लड़का है वो लेखिका से मिलता है फर्स्ट टाइम, तो बता रहा होता है लेखिका से समटाइम्स आई फाइंड, जब कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है गार्बेज के अंदर, कूड़े के ढेर के अंदर, क्योंकि रैग पिकर है तो ऑब्वियसली कहाँ पर कूड़े के ढेर के अंदर उसको क्या मिलेगा, 1 रुपया। कहता है कि कई बार मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है, ठीक है। वाई डू यू डू दिस। तो लेखिका उससे जवाब पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम
कूड़े के अंदर क्यों कुछ ढूंढते रहते हो? आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। एंड मैं साहिब से पूछती हूँ, हुम आई एनकाउंटर, हुम मानी जिससे, एनकाउंटर होता है आमना सामना हो जाना, फेस टू फेस होना, एवरी मॉर्निंग। स्क्राउजिंग, स्क्राउजिंग का मतलब होता है बेटा सर्चिंग करना, सर्च करना, लुकिंग फॉर खोजना, ठीक है, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, डम्प्स मानी होता है हीप, हीप मीन्स ढेर, ऑफ माई नेबरहुड, कहता है मेरे पड़ोस में एक कूड़े का ढेर है और मुझे वो लड़का जनरली वहां पर मिल जाता है, उस कूड़े के ढेर में कुछ ढूंढते हुए नजर आता है। मैं उसे पूछती तुम ऐसा क्यों करते हो भाई, किस लिए करते तुम सब ऐसा? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब जो है अपना घर काफी समय पहले छोड़ चुका होता है और कह रहा है कि सेट एमिट्स, एमिट्स का मतलब होता है मध्य में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी, कहता है कि ढाका के हरे भरे खेतों के मध्य स्थित अपने घर की उसे कुछ भी याद नहीं है। कहते हैं कि इट मीन्स दैट वो पहले कहाँ रहते थे, बांग्लादेश में ढाका नामक स्थान पर रहते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो वहाँ से माइग्रेटेड हो चुके हैं, वहाँ से स्थानांतरण कर लिया उन्होंने और वो कहाँ चुके हैं, सीमापुरी इलाके में आ चुके हैं जो दिल्ली में है। देयर वर मैनी स्ट्रॉम्स, अब वहाँ पर सिचुएशन बताई जा रही है, लेखिका बता रही है किस तरीके से उस लड़के के साथ क्या हुआ था, उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने वो घर, वहाँ पर वो खेत, वो खलिहान, वो घर, वो जमीन, वो सब कुछ छोड़ना पड़ा। क्या कारण था? What was the reason behind it? That's why the writer is telling about this. There were, वहां पर थे, many storm, ढेर सारे तूफान आए थे वहां पर भाई, that swept away, जो जिन्होंने नष्ट कर दिया था, swept कर दिया था, साफ कर दिया था, their फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को, उनके घरों को क्या कर दिया था, उनके खलिहानों को तूफानों ने क्या कर दिया था, सफाया कर दिया था। हिज मदर टेल्स हिम, ये सारी बातें उसकी माता उसको बताया करती थी कि बेटा कि इस तरीके से हमारे घर में ये हुआ था, आप छोटे थे तब ये हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर आकर सेटल जाते हैं। लड़की के द्वारा सारी बातें किसको बताई जाती है? लड़के के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा सारी बातें किसके बताई जाती है? लेखिका को बताई जाती है। दैट्स वाई, इसीलिए दे लेफ्ट लुकिंग फॉर, वो लुकिंग फॉर मैंने अभी आपको बताया था बेटा सर्चिंग करना, लुकिंग फॉर मीन सर्चिंग करना, और ग्राउंजिंग का मतलब स्क्राउजिंग का मतलब भी क्या होता है? सर्च करना। गोल्ड कहते हैं लुकिंग फॉर, ढूंढते रहते हैं क्या? गोल्ड, सोना, इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, उस बड़े से शहर में। कौन सा बड़ा सा शहर? दिल्ली में, जहाँ पर वो फिलहाल रह रहे हैं कि कूड़े के ढेर में उन्हें कहीं सोना मिल जाए। एक्चुअली वहाँ पर कोई रियल में कोई सोना नहीं है बेटा। इसका मतलब होता है अगर कुछ भी चीज़ उन्हें, कुछ भी वैल्यूबल कुछ भी चीज़ मिल जाए, 1 रुपया भी उन्हें मिल जाए, तो वो भी उनके लिए एक सोने के बराबर है, ठीक है, एक कीमती धातु के बराबर है। आई हैव नथिंग एल्स, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ही मटर्ड, मटर्ड में जो होता है स्पीक स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे मन ही मन में बोलना। लुकिंग अवे, लुकिंग अवे, उसकी तरफ देखते हुए, जाते हुए बोलता है कि मेरे पास करने के लिए और इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं है। वो लड़का धीरे धीरे बुड़बुड़ाता है। जब लेखिका ने उससे पूछा ना कि अरे भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो धीरे धीरे बुड़बुड़ा है कि इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। गो टू स्कूल, तो लेखिका उसे सजेशन करती है, ठीक है। व्हेन शी सजेस्टेड हिम बाय सेइंग दैट गो टू स्कूल, अरे स्कूल जाओ भाई तुम। आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब होता है सफाई देते हुए, ठीक है, बड़े जोश के साथ सफाई देते हुए, अरे तुम स्कूल जाओ भाई। रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत उसे रियलाइज हो जाता है हाउ होलोज द एडवाइस मस्ट साउंड। कहते हैं कि उसे तुरंत जो लेखिका उसे कहती है कि भाई तुम स्कूल जाओ, जब वो बाद में कहने के बाद थोड़ी देर बाद सोचती है कि अरे भाई मैंने तो इस बच्चे को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि इस बच्चे की तो इतनी भाई इतना इसके पास पैसा वैसा नहीं है कि जिसकी वजह से स्कूल जा सके, और ऐसी इसकी जो हालात कंडीशन नहीं है स्कूल जाने की, तो मुझे इस तरीके से इस बच्चे से बात नहीं करनी चाहिए थी इतनी जल्दी। जो कहते ऐसे होलो एडवाइस, मुझे ऐसी खोखली सलाह मुझे इस बच्चे को नहीं देनी चाहिए थी। देयर इज नो स्कूल, यहाँ पर तो कोई स्कूल भी नहीं है। इन द नेबरहुड्स, पड़ोस में। वहन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो लड़के ने कहा जब तुम बनाओगे कोई स्कूल तो पक्का मैं स्कूल में आऊंगा, ठीक है। तो बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया उसको, लेखिका को, कि भाई जब आप स्कूल बनाओगे तो मैं स्कूल में आ जाऊंगा, अभी तो फिलहाल यहाँ कोई स्कूल है नहीं। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं एक स्कूल को स्टार्ट करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे? अगर मैंने स्कूल शुरू किया तो भैया क्या तुम स्कूल में आओगे? मुझे बताओ तो सही, क्या तुम स्कूल में आओगे? उसके बाद जो लेखिका है उसने जब ये पूछा, उसके बाद कहता आई आस्क हाफ जोकिंग, मजाक सा बनाते हुए, यस
ही से जो कहता है स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली में जो होता है एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ हाँ आऊँगा मैं। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, ठीक है। आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी, तो मुझे काफ़ी समय के बाद, कुछ दिनों के बाद जब मैं फिर से बाहर जाती हूँ तो मुझे वो लड़का फिर से मिलता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। और इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, काफ़ी समय लगा दिया भैया। कुछ दिनों के बाद कहता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है, विद्यालय का बनने में देर लगती है। मैंने उससे कहा कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड, भाई विद्यालय बनने में तो देर लगती है। आई से एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शर्माते हुए कि मैंने इस बच्चे को जो खोखले वादे किए थे उस पर मैं खरी नहीं उतरी, इसलिए मुझे थोड़ी शर्म महसूस करते हुए एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, कि मैंने इस बच्चे से प्रॉमिस किया था। दैट वाज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी कि भाई मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ, ऐसी कुछ बात नहीं थी। मैंने तो उससे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि भाई मैं उसे कोई इस तरीके से फील कराऊँ, उसको हर्ट करूँ। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन भरे पड़े हैं, अबाउंड इन माने भरे पड़े हैं, अबाउंड इन मीन्स भरे पड़े हैं एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लैक वर्ल्ड। कहता है कि इस संसार में इस तरह के खोखले वादे, निराशावादी दुनिया में, ब्लैक वर्ल्ड माने होता है निराशावादी दुनिया में, बेटा ब्लैक वर्ल्ड का मतलब होता है निराशावादी दुनिया में। इस निराशावादी दुनिया में मेरे जैसे खोखले वादे क्या है, भरे पड़े हैं। हर कोई बेचारे गरीबों से इस तरीके के वादे करते हैं और वो फिर मुकर जाते हैं। आफ्टर मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, इस तरीके से काफ़ी, जब बार बार मैं उससे मिलती रही तो काफ़ी वो जान पहचान वाला हो गया। आई आस्क हिम, मैं उसे कहती हूँ हिज नेम, मैंने उससे नाम पूछती हूँ उससे, साहिब आलम, ठीक है। ही अनाउंसेज, उसने अनाउंस किया मेरा नाम क्या है, साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है, ठीक है। उसे तो बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि इसके नाम का मतलब क्या है। उसके बाद कहती है, और इफ ही न्यू, यदि उसे पता होता, इट्स मीनिंग, इसके नाम का मतलब, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि संसार का रखवाला, संसार का भगवान, पूरे संसार को संभालने वाला, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अरे संसार का रखवाला, उसके नाम का मतलब अगर उसे पता भी होता, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास में नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल जो देयर इज आयरनी ना, आयरनी हम कैसे कह सकते हैं कि विडम्बना है। विडम्बना कैसे है बेटा, कि वहाँ पर वो रैग पिकर है और उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार को का जो रखवाला है वो है, लेकिन यहाँ पर तो बेचारे के लिए खाने के लिए एक परेशानी हो रही है, ठीक है। वो अच्छे से ना अपना जीवन बिता पा रहा है, किस तरीके से गार्बेज में से सब कुछ ढूंढ ढांड के इस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा होता है उसके परिवार वाले। एंड अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स होता है घूमना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। कहते वो अपने मित्रों के साथ और नंगे पैर, एक जैसे कि एक आर्मी की फौज घूमती रहती है इस तरीके से, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर वो इस तरीके से एक कूड़े के ढेर के पास से दूसरे कूड़े के ढेर के पास अपने मित्रों के साथ वहाँ पर रोम करते रहते हैं। वहाँ पर रोम का मतलब होता है मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वंडर करते रहते हैं। और दोपहर का जब समय होता है, और दूसरी उसकी तुलना किससे की गई है, जिस तरीके से जो पक्षी होते हैं सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, एक पक्षी अपने एक समूह के साथ सुबह सुबह दाना पानी चुगने के लिए उड़ते हैं और उसके बाद दोपहर में कहीं छुप जाते हैं विश्राम करने के लिए, शाम को फिर से दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही ये भी जो बच्चे हैं सुबह सुबह दिखाई देते हैं, शाम को दिखाई देते हैं, दोपहर में छुप जाते हैं। ओवर द मंथ्स, इस प्रकार से काफी महीने गुजर गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और इस तरीके से मैं हर एक बच्चे को जानने लग गई थी, पहचानने लग गई थी, और उनसे मुलाकात होते हुए काफी महीने गुजर गए थे। अब मैं उन बच्चों को अच्छे से जान सकती थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, मैंने उससे पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। आई आस्क वन, उन बच्चों में से कुछ बच्चे वहां पर खड़े थे, उनमें से मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। कहते कि सेल्फ का मतलब क्या होता है, आपके घरों में जैसे एक स्लैब होती है, टांड जिसको बोलते हैं, ठीक है, गांव में उसको टांड कहते हैं, स्लैब कहते हैं। वैसे कहते हैं कि वो सेल्फ है वहां पर रखी हुई थी और मेरी माता ने उसे उतार कर नहीं दिया। ही आंसर सिंपली, उसने सिंपली से आंसर दे दिया, इवन इफ। उसके बाद दूसरा बच्चा कहता है इवन इफ, यदि
सी डिड उसने ऐसा कर दिया होता, अगर उसने इसको चप्पल उतार के दे भी दी होती तो ही विल थ्रो देम ऑफ, उतार के फेंक देना, थ्रो देम ऑफ मीन होता है बेटा उतार के फेंक देना। तो दूसरा बच्चा आंसर कहता है कि लेखिका से कि अगर इसके मम्मी ने इसे चप्पल दे भी दी होती पहनने के लिए तो उसको पहनता नहीं, उतार के फेंक देता। एट्स अनदर who is wearing shoes that do not match, और जबकि दूसरा बच्चा था उसने क्या कर रखे थे, शूज पहन रहे थे, उसके जो शूज है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। आपको ध्यान से देखना है किस बच्चे ने कौन से बच्चे ने क्या बात कही है और किसको कही है। तो बेटे इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। When I comment on it, जब मैंने उस पर टिप्पणी की, he suffers, जब मैंने उसके ऊपर टिप्पणी की तो उसके बाद ही सफल्स का मतलब होता है बेटा पैर के ऊपर पैर रख के मसलना। जब बच्चा कभी कोई बच्चे से कुछ आंसर पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, घबराहट के मारे गया तो अपने हाथों को आपस में मलने लग जाएगा या फिर अपने पैर से दूसरे पैर को मलने लग जाएगा, सफल करने लग जाएगा। और हिज फीट एंड सेज नथिंग, कुछ नहीं कहता है, आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज द थर्ड बॉय हु हैज नेवर ऑन ए पेयर, एक बच्चे ने कहा जिसने कभी भी ऑन होता है मालिक होना, ए पेयर ऑफ हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं देखे थे। उस बच्चे ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, मुझे क्या चाहिए, एक जोड़ी जूते चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, उसके बाद जो लेखिका है ट्रैवलिंग, कहता है कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, इस प्रकार से एक कंट्री में अक्रॉस करते हुए, यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने देखा है बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए इन सिटीज के अंदर, ऑन विलेजेस रोड के ऊपर, एंड इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, बट ट्रेडिशन। आई थिंक एज फार एज आई थिंक जो लेखिका है वो कहते हैं कि जहाँ तक मेरा विचार है, मैं सोचती हूँ ये उनकी परंपरा बन चुकी है नंगे पैर रहना। टू स्टे बेयरफुट, स्टे में होता है बेयरफुट रहना, यानी बेयरफुट होता है बेटा नंगे पैर, इज वन एक्सप्लेनेशन। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मेरे हिसाब से इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है कि वो चप्पल भी ना खरीद सके, बल्कि ये उनकी ट्रेडिशन हो चुकी है, उन्हें नंगे पैर रहना पसंद है और वो नंगे पैर ही रहना चाहते हैं, उनकी ट्रेडिशन है ये। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद जो लेखिका है कहती है कि उस पर टिप्पणी करके कहा कि वो इस तरीके से उनकी एक ट्रेडिशन, नंगे पाँव घूमना उनकी ट्रेडिशन बन चुकी है। इसका कारण धन की कमी नहीं है, बल्कि क्या है, उनकी एक प्रथा बन चुकी है। हैरान होकर मैं सोचती हूँ, क्या हमेशा से एक व्याख्या करने का ये केवल एक ही बहाना है, यानी कि परपेचुअल होता है कि नहीं, ये उन्होंने एक परमानेंट अपना एक बहाना बना लिया है कि भाई हम तो क्या है, पैसों की कमी नहीं है बल्कि हमारी ट्रेडिशन है। अब आपने देखा होगा कि जो रैग पिकर्स है, चाहिए अगर आप उनको पैंट शर्ट दे दोगे, अच्छे अच्छे कपड़े दे दोगे तो थोड़ी देर के लिए वो कपड़े पहनेंगे, उसके बाद कपड़ों को उतार के वो रख देंगे और फिर से अपनी उसी कंडीशन में आके फिर से अपनी जो उनकी डेली यूज़ की जो कार्य है, जैसे कूड़ा बीनना, नंगे पैर घूमना, वो फिर से वैसे लग जाएंगे। उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनकी ट्रेडिशन बचपन से लेके और जवानी तक उन्होंने ऐसे माहौल में रहे हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं है, उनकी ट्रेडिशन बन चुकी है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी, कहते कि मुझे एक कहानी याद है, मुझे एक कहानी याद है जो मुझे उदीपी के एक व्यक्ति ने सुनाई थी। एक्चुअली अब ये जो बेटा ये पैराग्राफ अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसमें हल्का फुल्का सा एक सिमिलरिटी है। क्या है कि किस तरीके से जो रैग पिकर वाला जो साहिब आलम है वो भी जूतों के लिए किस तरीके से भगवान से प्रे करता है, तो किस तरीके से जो किसी के उतरे फुतरे जूते होते हैं, यानी कि उतरे हुए या उतार कर फेंके हुए जो जूते होते हैं वो मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि मुझे एक कहानी सुनाते हैं कि मैंने एक कहानी सुनी है, एक आदमी उदीपी में एक बार जिसने मुझे बताई थी। क्या बताई थी कि जब वो लड़का हुआ करता था एज ए यंग बॉय, जब वो इस पैराग्राफ को थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनना नहीं तो सारा मिक्स हो जाएगा। कहते हैं कि जब वो लड़का हुआ करता ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कहते हैं कि जब वो विद्यालय जाने के लिए एक पुराने मंदिर के पास से निकलता था और वेयर His father was a priest, priest होता है पुजारी, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, पुजारी थे। He would stop brightly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and temple, which was now drowned in an air. कहते हैं कि 30 साल वो जूतों के लिए प्रार्थना करता था और जहाँ पर हिज फादर उसके पिताजी क्या थे, एक
पुजारी थे और वह मंदिर में कुछ समय के लिए रुकता था, जूतों के लिए प्रार्थना करता था। उस नगर व उसके मंदिर में 30 साल के बाद जब मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर उजाड़ का वातावरण था। कहते हैं कि जब 30 साल बाद मैं वहाँ पर गई तो मुझे वहाँ पर उजाड़ का वातावरण मिला, ड्राउन इन एन एयर, सब कुछ हवा में उड़ गया था। इट मीन दैट वहाँ पर क्या था, सब कुछ तहस नहस हो गया था। वहाँ कोई मंदिर नहीं था, अगर होगा भी तो टूटा फूटी एक खंडहर मिलेगा वहाँ पर। और डेजोलेशन, वहाँ पर क्या था, बिल्कुल उजाड़ सी थी वहाँ पर और कोई वातावरण था। कह रहे कि in the backyard where lived the new priest there were red and white plastic chairs। कहता है कि पीछे के आंगन में लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां रखी थी और एक लड़का ए यंग बॉय ड्रेस्ड पहने हुए था, क्या इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed। कहता है कि जो लेखिका है वो ये बता रही है कि एक लड़का एक धूसर रंग की ग्रे कलर की वर्दी पहने हुए था और उसने सॉक्स पहन रखी थी, मोजे पहन रखे थे, जूते पहने हुए हाफता हुआ आया और विद्यालय के बस्ते को और अपने बैग को उसने पलंग पर फेंक दिया। ठीक है, लड़के को देखकर क्या हुआ, और लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, द प्रेयर अनदर बॉय मेड टू द गॉडेस, होती है बेटा देवी, व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज। और कहता है कि लड़के को देखकर मुझे याद आया कि एक दूसरे लड़के ने आखिर में जिसे जूते मिल गए थे, किसकी वजह से, देवी की प्रार्थना करने की वजह से। और लेट मी नेवर लूज दैम, और मैं उन्हें कभी भी गुम न करूं, ऐसे उसकी कि इन्हें मैं कभी भी गुम न करूं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, इट मीन्स उसने प्रेयर की उस देवी से तो उसको ग्रांटेड कर दिया, देवी ने उसको स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे जूते कभी भी नहीं खोएंगे। यंग बॉयज लाइक द सन और द प्राइस नाउ वर शूज और बट मैनी अदर्स लाइक द रग्बिकर्स इन माई नेबरहुड्स रिमेन शूजलेस। कहता है कि देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। पुजारी के पुत्र की तरह अब दूसरे लड़के भी जूते पहनते थे, लेकिन मेरे पड़ोस के जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले जो बच्चे हैं, जो रैग पिकर है, वो बिना जूतों के ही घूमते हैं। हालांकि इन बच्चों के पास जूते हैं, चाहे वो बिना मैचिंग के जूते हो, कोई मैच ना खा रहे हो, लेकिन ये जूते पहनते नहीं है, नंगे पैर घूमते रहते हैं। उसके बाद जो लेखिका है आगे क्या वर्णन करती है, माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है फैमिलियर, फैमिलियर का मतलब जान पहचान वाला। विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। कहता है कि जो लेखिका है ये वर्णन करे कि नंगे पैर जो कूड़ा पीने वाले बच्चों के साथ अपने परिचय के कारण मैं सीमापुरी पहुंचती हूँ। कहते हैं बच्चों से जब मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तो उनसे पूछती हूँ कि भाई तुम कहाँ से आए हो, क्या बात है, कैसे क्या है, तो मैं उनके इलाके में पहुँचती हूँ। और जो सीमापुरी है वो कहाँ पर है, दिल्ली की सीमा पर है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहां से मीलों दूर है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वे सार्वजनिक भूमि पर अपना अधिकार जमा कर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, यानी बांग्लादेश से वो 1971 में वहाँ पर आए थे, वहाँ पर जमकर रह जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं वो काफ़ी 10-10 सालों तक एक ही स्थान पर जमे रहते हैं, वहीं पे रहन सहन करते हैं, अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं। कई बार तो 20-30 साल गुजर जाती है उनकी। और कहते हैं कि वो यहीं पर आकर रहने लग गए। और साहेब फैमिली इज अमोंग देम, साहिब का परिवार उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, कहते हैं जो सीमापुरी जो इलाका है वो एक बिल्कुल ही उजाड़ सा इलाका है, एक वहाँ पर जंगल है, फॉरेस्ट जैसे जगह है वहाँ पर। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही उजाड़ है, यानी कि वहाँ पर कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, ये जो झोपड़ियाँ हैं वो किन की बनी हुई है, मिट्टी के घर हैं उनके। और विद रोफ्स ऑफ टीन की छत लगी हुई है। और जो तिरपाल आपने सुना होगा कपड़े का बनता है, कट्टे का बनता है, तिरपाल से उनके घर को ढक रखा है। और डिवॉइड ऑफ स्वेज, वहाँ पर क्या है, जो शिविर है, ड्रेन नालियाँ हैं, एंड रनिंग वाटर जिनमें से पानी बह रहा है। लीव लगभग 10,000 के आसपास वो
जो रैग पीकर वहाँ पर रह रहे हैं, दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 साल से वहाँ रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, ठीक है, विदाउट परमिट्स, उन्हें कोई परमिशन नहीं है, बट विद राशन कार्ड, विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, कहते हैं उनके पास राशन कार्ड भी है लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, वोट की लिस्ट में नहीं आते हैं, अनेबल है देम टू बाय ग्रेन, जैसे हमारे पास राशन कार्ड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो बीपीएल वाले जो होते हैं, ओपीएच वाले होते हैं जिनका राशन कार्ड है, उन्हें सरकार की तरफ से क्या मिलता है, उन्हें सरकार की तरफ से जैसे कि अनाज मिलता है या और बाकी सामान मिलता है, चीनी मिलती है, इस तरीके से कहते हैं फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, उनके लिए राशन कार्ड इतना महत्व नहीं रखता है, हालांकि उनके पास राशन कार्ड है लेकिन ना तो वो वोट दे सकते हैं और ना ही कोई अनाज खरीद सकते हैं, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, उनके लिए तो जो फूड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, कहते हैं कि पहचान की बजाय जीवित रहने के लिए उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, फूड है, भोजन है। और उसके बाद जो लेखिका है क्या कहती है, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टोमच, कहते कि बिना पेट दर्द किए अगर हमारे परिवार वाले कोई भी सदस्य सोता है तो वो सबसे अच्छा है, किसकी बजाय, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, कहता है अगर यहाँ पर रह करके, सीमापुरी इलाके में रह करके अगर हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बिना पेट दर्द किए, यहाँ पर पेट दर्द का मतलब बेटा क्या है कि बिना भूखे सोए, यानी कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा किसकी बजाय, अगर हम बांग्लादेश ढाका में जाते हैं वहाँ भूखे सोते हैं, भले ही वहाँ पर खेत है लेकिन अगर हम वहाँ भूखे सोते हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उससे बेटर तो हम यहाँ फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, और वहाँ पर एक वुमेन का एक ग्रुप होता है इन टैटर्ड साड़ी में होते हैं, जो साड़ी फटी पुरानी जगह जगह से फटी हुई है, When I ask them, जब मैं उनसे पूछती हूँ why they left their beautiful land of green fields, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुमने अपनी इतनी सुंदर धरती, इतने सुंदर खेत, भाई तुमने क्यों छोड़ दिए, क्या कारण था, तो उनमें से जो लेडी है वो बताती है, क्या बताती है, भाई तुमने अपने घर वगैरह वहाँ पर क्यों छोड़ दिए, क्या कारण था जिनकी वजह से तुमने अपने घर छोड़ दिए, और बताती है कौन सा कारण है भाई, whenever they find food they टैटर्ड साइड हो गया। उसके बाद कहती है कि लेफ्ट ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स व्हेन एवर दे फाइंड फूड, जब कभी उन्हें कोई भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम्स ट्रांसिट होम, ट्रांसिट होम में होता है यानी कि एक उठाव घर होता है, यानी कि कभी इस स्थान से थोड़ा यहाँ लगा लिया फिर वहाँ लगा लिया, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, और इस तरीके से उनके बच्चे उन्हीं में बड़े हुए हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, कहते हैं कि उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ साथ उनके बच्चे हैं वो भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उनकी जीविका चलाने में, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन होता है रैग पिकन और रैग पिकिंग, कहता है कि सीमापुरी इलाके के अंदर जीवन बिताने का मतलब होता है रैग पिकिंग करना, यानी कि कूड़ा बीनना, दो थ्रू द ईयर, काफ़ी सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये कूड़ा बीनने की जो कला है इनमें बिल्कुल निपुण हो चुके हैं, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए क्या है गार्बेज, क्या है गार्बेज, जो कूड़े का ढेर है, जो कचरा है उनके लिए गोल्ड के बराबर है, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी डेली की रोजी रोटी है, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और इसी से उनके सर पे छत है, इवन इफ इट इज लीकिंग रूट, भले ही इसके अंदर ये रूट जो है, ये जो रूफ है, ये जो रूफ है ये टपकती हुई लीक कर रही हो, भले ही इसमें से पानी गिरता हुई छत में से, लेकिन उनके जीवन यापन करने का एक जो जरिया है, एक जो माध्यम है वो मात्र क्या है, वो ये कूड़ा बीनने का कार्य है, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए काफ़ी है। आई समटाइम्स, कई बार फाइन ए रुपीज़, कई बार मुझे पैसा मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज़ नोट, और कई बार मुझे कभी तो 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 का भी नोट मिल जाता है। साहिब कहता है कि हिज आईज लाइटिंग अप, जब उसे 10 का नोट मिलता है ना तो साहिब कहते हैं कि उसकी आंखों में प्रकाश आ जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, और कभी अगर सिल्वर का कॉइन मिल जाए इन द हीप ऑफ गार्बेज के ढेर के अंदर, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, कहता है फिर तो अगर हमें कभी अगर सिल्वर का एक सिक्का मिल जाए ना तो फिर हम
उस कूड़े के ढेर को इस तरीके से यहाँ वहाँ बखेर देंगे, बुरे तरीके से उसको छान डालेंगे, उसको सर्च कर डालेंगे फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि और कुछ तो और सिल्वर के कॉइन तो नहीं है यहाँ पे। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कहते हैं कि उनके पेरेंट्स के बजाय बच्चों के लिए एक अलग ही मतलब निकलता है। फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, कहते हैं कि बच्चों के लिए तो एक सरप्राइज है, ठीक है। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कहते हैं बच्चे के लिए तो एक सरप्राइज है। ये क्वेश्चन भी बन रहा है बेटा, इसमें हर पैरे में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे, और इस वीडियो के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगी, साथ में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो उसको आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। अभी उसके बाद जो लेखिका है क्या वर्णन कर रही है, हाँ साथ साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखना है बेटा, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए। वन विंटर, एक विंटर में, मॉर्निंग आई सी, कहते विंटर का समय था, आई सी मैं देखती हूँ क्या, साहेब स्टैंडिंग बाय द फ्रेंच गेट, कहते हैं कि एक गेट के पास खड़ा हुआ था। एक सुबह की बात है, वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, जो सर्दी का मौसम था तब की बात है। साहेब जो है पड़ोस की क्लब, एक क्लब होता है बेटा, फेंस गेट होता है, फेंस गेट का मतलब होता है क्लब के एक गेट पर खड़ा था साहेब, जो मेरे पड़ोस में है वो क्लब, उसके गेट पे बड़ा सा फेंस गेट, मतलब एक बड़ा सा गेट है जो क्लब का एक बड़ा सा गेट है। सपोज करो जैसे कि ये एक बड़ा सा गेट है, ठीक है, तो साहब यहाँ कहीं खड़ा था, एक बड़े से गेट के पास खड़ा था, वॉचिंग देख रहा था। टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, वहाँ पर दो जो यंग मैन है वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए थे और प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, जो लड़का कहता है कि मुझे भी ये गेम क्या है पसंद है। ही हम्स एंड कंटेंट टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, उस गेट के पीछे से लगातार देखता रहता है और क्या कहता है कि ये गेम तो मुझे भी पसंद है, अगर मुझे कोई परमिशन दे दे तो मैं भी अंदर जाके खेल लूँ। आई गो, मैं जाता हूँ, इनसाइड, कहाँ, अंदर, वहन, कब, नो वन इज राउंड, जब आसपास में कोई नहीं रहता। ही एडमिट्स का मतलब होता है मध्य में, कहता है कि मैं उस समय जाता हूं जब वहां पर कोई भी नहीं रहता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग होता है झूला, कहता है वो गेट कीपर है वो भी मुझे झूलने की परमिशन दे देता है। कोई बात नहीं, बच्चा है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, अब साहिब के पास भी क्या पहने हुआ है, वो टेनिस के शूज पहन रखे हैं उसने। और स्ट्रेन्स ओवर हिज डिस्कलर्ड, यानी कि उसकी जो शर्ट है और उसकी जो पैंट है, शर्ट और पैंट है वो अच्छे से क्या नहीं कर रही है, कलर मैच नहीं कर रही है। शर्ट कैसी है, पैंट कैसी है, एंड शॉर्ट्स कैसी है, ठीक है, निक्कर कैसी पहन रखी है, पैंट या निक्कर समथिंग। समवन गेव देम टू मी, किसी ने शायद उसे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, कहते हैं किसी ने मुझे दी है ये। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, डिस्कार्डेड का मतलब होता है उतार कर फेंके हुए, लगता है उसके पास जूते भी हैं जो किसी बच्चे ने, किसी अमीर बच्चे ने उतार कर फेंके हुए हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, शायद जिसने पहनने से मना कर दिया होगा। बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि उन जूतों में क्या था, एक होल था। इन वन दैम, उनमें से दोनों जूतों में से एक जूते में होल था। आई डजंट बॉदर हिम, इसलिए उसने क्या हो गया, परेशान आकर उसको फेंक दिया। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, फॉर वन एक के लिए, क्योंकि who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true, कहते हैं कि उसके लिए तो होल वोल कोई मायने नहीं रखता है, उसका सपना था जूते प्राप्त करना और वो उसने प्राप्त कर लिए, यही इसके लिए काफ़ी है। उसे होल से कोई मतलब है कि जूते में होल है या नहीं है। इवन शूज विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम जो वो देख रहा था वो उसे खेलना चाह रहा था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, एक बार मुझे एक मॉर्निंग जो साहिब है मुझे एक मिल्क बूथ पे मिलता है, दूध की एक दुकान पे मिलता है। इन हिज हैंड इज स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, फिर मैंने उससे पूछा काफ़ी दिन बाद जब मैं उससे मिलती हूँ, अरे साहिब ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तो उसने कहा मेरे हाथ में क्या है, मिल्क का एक कनस्टर है, एक टीन है, और कहता है कि मैं अब काम करता हूँ एक टी स्टॉल में डाउन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर, एंड
डाउन द रोड, उस रोड के थोड़ी दूरी पे मैं पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे खड़े होते हुए कहता है कि आई एम पेड, मुझे पेड किया जाता है कितने 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, कहता है और भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा अच्छा तुम्हें जो पसंद है, आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कहता है कि उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं है, उदास सा चेहरा लग रहा है, बिल्कुल केयर फ्री लग रहा है। द स्टील canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder, कहते हैं कि मुझे ये जो कनस्टर है ना, ये जो टीन, जो ये पीपा है, जो मेरे पास दूध का ये बड़ा एक बॉक्स है, कहते हैं ये मुझे ज़्यादा भारी लग रहा है, किसकी बजाय, उस प्लास्टिक के बैग की बजाय। क्यों भाई ऐसा क्यों है? यहाँ पर भी आयरनी है। आयरनी क्या है कि हालांकि उसे 800 रुपये मिल रहे हैं और साथ में वो जो दूध का जो डब्बा बॉक्स है, कैनिस्टर उसने ले रखा है, तो कहता है कि मुझे ज़्यादा भारी लगता है, किसकी बजाय, उस प्लास्टिक के जिसके अंदर जो कूड़ा बीन के डालता था वो, कहता है उसकी बजाय ज़्यादा भारी है। क्यों? उसमें तो उस कूड़े में वह जो कुछ भी कमाता था उसकी खुद की उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती थी, इट मीन दैट उसे अगर उसे 1 रुपये भी मिलता तो उसका खुद का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर वो जो भी दूध से बेचकर जो भी कुछ कमाता है वो उसका जो बॉस है उसके पास चला जाता है, उसे तो मात्र सिर्फ 800 रुपये मिलते हैं, यानी कि खुद का मालिक नहीं रहा वो। द बैग वॉज हीज, कहते वो बैग तो उसका खुद का हुआ करता था। द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कहते जो साहिब है ना वो अब खुद का स्वामी नहीं रहा है। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो आपका लोस्ट स्प्रिंग से लिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे सेकेंड पार्ट जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, जो किसके बारे में है, मुकेश जो बैंगल मेकर है उसके बारे में, किस तरीके से वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और जो उसकी बैंगल मेकर का जो काम है, बैंगल मेकिंग का जो काम है उसको हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है। तो आज हमने पढ़ा है जो फर्स्ट पार्ट है साहिब आलम के बारे में, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझा दिया है। बेटा इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना और साथ में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।